बात जो है दो राज्यों और दिल्ली के एमसीडी चुनाव की कर लेते हैं। देखिए, जिसे लेकर कल जो है एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ चुके हैं और इस अनुमानों के हिसाब से अगर देखा जाए तो जनता जो है सभी दलों की झोली में कुछ ना कुछ जरूर डालने के विचार में नजर आ रही है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत से लौटने के संकेत नजर आ रहे हैं, तो वहीं देखिए हिमाचल में कांटे की टक्कर नजर आई। कांग्रेस की बढ़त का अनुमान नजर आ रहा है, तो हिमाचल में बीजेपी को 24 से 34 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं देखिए कांग्रेस को 30 से 40, हिमाचल में अन्य को 4 से 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही, जबकि आम आदमी पार्टी को किसी सीट पर जीत मिलती नजर नहीं आ रही। सबसे बड़ा उलटफेर जो है दिल्ली एमसीडी चुनाव में नजर आ रहा है। एग्जिट पोल की अगर मानिए तो इस बार आम आदमी पार्टी एमसीडी पर काबिज हो सकती है और सत्ता परिवर्तन नजर आ रहा है। चाहे हिमाचल गुजरात का विधानसभा चुनाव हो या दिल्ली एमसीडी का चुनावी घमासान, जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। नेता और पार्टी कार्यकर्ता चुनाव प्रचार की थकान उतारने में जुटे हैं, लेकिन अब बेकरारी नतीजों के सामने आने की है। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उस पर गौर करें तो इन चुनावों में हर पार्टी के लिए कुछ न कुछ है। एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं उसके मुताबिक गुजरात में बीजेपी तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस, वहीं दिल्ली एमसीडी में आप का बोलबाला रहने वाला है। यानी जश्न मनाने का मौका सबको मिलेगा। इंडिया टुडे ग्रुप एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 129 से 151, कांग्रेस को 16 से 30, आप को 9 से 21 और अन्य को 2 से 6 सीट मिलने का अनुमान है। यानी बीजेपी एक बार फिर गुजरात पर राज करती नजर आ रही है। अब हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों का हाल भी जान लीजिए। इंडिया टुडे ग्रुप एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 30 से 40, बीजेपी को 24 से 34 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस के लिए गुड न्यूज ये है कि वो यहां बीजेपी को बराबरी की टक्कर देती नजर आ रही है। दिल्ली एमसीडी की बात करें तो आम आदमी पार्टी साफ तौर पर दिल्ली के दिल पर छाई है। इंडिया टुडे ग्रुप एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें आम आदमी पार्टी 149 से 171 सीटों पर कब्जा जमाती दिख रही है। बीजेपी को 69 से 91 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं कांग्रेस के लिए दहाई का आंकड़ा छूना मुश्किल नजर आ रहा है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हर जगह से एग्जिट पोल में एक अलग ही तस्वीर सामने आ रही है। मतलब साफ है, नतीजे सबके लिए कुछ न कुछ पॉजिटिव ला रहे हैं, जश्न मनाने का मौका ला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। बीजेपी एक और जहां बड़ी जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस को उम्मीद है कि जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया है और उसका असर एग्जिट पोल में जरूर दिख रहा है। देखिए, एक तो हम देख रहे हैं जो एग्जिट पोल में जो चीज देखने को आ रही है उसमें अधिकांश एग्जिट पोल में एक बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। बहुमत में भारतीय जनता पार्टी उसमें आ रही है, चाहे वो वोट शेयर की बात है, चाहे वोट शेयर के अलावा जो सीट्स की बात है। लेकिन कुछ एक दो जगह ऐसा भी है जहां कांटे की टक्कर का जिक्र किया है, 1-2 सीट पर आगे पीछे ऐसी करके बात कही गई है। मैं समझता हूं कि अभी हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए 8 तारीख तक, जब तक परिणाम नहीं आया है उस पर हम ज्यादा बोलें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि हिमाचल में सरकार भाजपा की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। और जो हमारा भी अपना आकलन है, जो सब पूरा स्टेट से हमने अलग अलग अपने सिस्टम से लिया है, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना है और बहुत आराम से सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। 1-2 प्रिडिक्शन है, वो भी बहुत क्लोज बता रहे हैं। और हिमाचल जैसे स्टेट के अंदर जो है इस तरीके का एनालाइज करना बड़ा कठिन है। और मेरा अपना मानना है, जो हमारी फील्ड की ग्राउंड की जानकारी है, उसके आधार पर हम 40 के आसपास लाएंगे, 1 ऊपर, 1-2 ऊपर, 1-2 कम। और देखिए, बात G20 सम्मेलन की अब कर लेते हैं, जिसकी 1 दिसंबर से भारत ने आधिकारिक रूप से अध्यक्षता संभाल ली है। भारत पूरे 1 साल के लिए दुनिया के आर्थिक रूप से संपन्न देशों के समूह की अध्यक्षता करेगा।
अगले 1 साल के दौरान देश में 55 अलग अलग जगहों पर G20 समूह की 200 से ज्यादा बैठकें होंगी। भारत की मेजबानी में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए सुझाव मांगने। रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री ने भारत के लिए G20 की अध्यक्षता के महत्व पर चर्चा की। वहीं राजस्थान के उदयपुर में हो रही G20 शेरपा बैठक का सोमवार को पहला दिन था, जहां पर मेहमानों पर राजस्थान का सत्कार और राजस्थानी साफा का रंग जो है वो साफ नजर आया। और आइए आपको दिखाते हैं कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीरें। देखिए, सोमवार को G20 शिखर सम्मेलन के लेकर केंद्र सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 समिट को व्यापक रूप से सफल बनाने के लिए सभी दलों का सहयोग मांगा। सर्वदलीय बैठक में पहुंचे नेताओं को सरकार ने G20 से जुड़े साल भर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में तमाम जानकारी दी और इस बैठक के बाद अलग अलग पार्टी के नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुलाकात की, चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हों, अरविंद केजरीवाल हों, ममता बनर्जी हों, लेफ्ट के नेता सीताराम येचुरी हों या फिर तेलुगु देशम पार्टी के चीफ चंद्रबाबू नायडू। सभी नेताओं ने बैठक में शामिल होकर दुनिया को संदेश दे दिया कि भले ही राजनीतिक मत जो है सबके अलग अलग हों, विचार अलग हों, लेकिन जहां देश की बात आ जाती है तो वहां हम सब साथ खड़े हुए। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अनोखा अंदाज दिखा देते हैं। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर में एक स्कूल के निरीक्षण के लिए पहुंचे तो वहां बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन गए। उन्होंने बच्चों से बातचीत की और उनके साथ मस्ती भी की। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बच्चों से लगाव किसी से छिपा नहीं है। उन्हें जैसे ही मौका मिलता है वो बच्चों के बीच पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि बच्चे उन्हें प्यार से मामा कहकर बुलाते हैं। एक बार फिर मध्य प्रदेश के सिरोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का अनूठा अंदाज देखने को मिला, जहां वो एक स्कूल में बच्चों के साथ मस्ती करते दिखे। स्कूल में पहुंचते ही छोटे छोटे बच्चों ने मुख्यमंत्री को घेर लिया, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ क्रिकेट खेला। मुख्यमंत्री ने गेंदबाजी की, जिस पर बच्चों ने शॉट भी लगाए। एक और आउट कर दूं। खेल पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री एक क्लासरूम में पहुंचे, जहां वो एक शिक्षक के रूप में नजर आए। इस दौरान उन्होंने बच्चों से कई सवाल जवाब किए। तभी वहां खड़ी शिक्षक ने बच्चों से पूछा कि क्या वो इन्हें यानी शिवराज सिंह चौहान को जानते हैं। तो बच्चों ने कहा हाँ, ये प्रधानमंत्री हैं। जिसके बाद बच्चों के इस जवाब के बाद क्लास में खूब ठहाके लगे। फिर वहां एक खड़े अधिकारी ने कहा कि ये मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री बाद में बनेंगे। क्लासरूम में काफी देर तक मुख्यमंत्री और बच्चों के बीच सवाल जवाबों का सिलसिला चलता रहा। छात्रों ने बेबाकी से सभी सवालों के जवाब दिए। ऐसे में बच्चों की हाजिर जवाबी देखकर मुख्यमंत्री अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूल का निरीक्षण भी किया और वहां किए गए इंतजामों की तारीफ भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 1971 में लोंगेवाला की लड़ाई में भारतीय सेना को मिली विजय को सेना हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। इस मौके पर जैसलमेर में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं गुरदासपुर में सेना ने बैटल ऑफ डेरा बाबा नानक के शहीदों को नमन किया। उरी में शहीद रिजाए अहमद गुर्जर की याद में सेना की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को शहीद के नाम पर बस्ते बांटे गए। ये तस्वीरें सेना के शौर्य की हैं। ये तस्वीरें सेना के साहस और पराक्रम की हैं। मौका है 71 की जंग के शहीदों को याद करने का। ये अवसर है रेगिस्तान के रण में
दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले मां भारती के सपूतों के जज्बे को सलाम करने का। राजस्थान के लोंगेवाला में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की कहानी आज भी वीरता की मिसाल है, जिसमें भारतीय सेना के महज 120 जवानों के सामने पाकिस्तान के 2000 जवानों ने घुटने टेक दिए थे। 1971 में लोंगेवाला में लड़े गए इस युद्ध में भारतीय सेना ने न सिर्फ विजय हासिल की, बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश भी दिया कि भारतीय सेना का एक एक जवान दुश्मनों के लिए काल है। लोंगेवाला की लड़ाई में हुई विजय को अब 51 साल पूरे हो गए। सेना हर साल इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाती है। हमारे जो कमांडर के.एस. चांदपुरी थे, उस टाइम 4-5 दिसंबर को लड़ाई लगी। लोंगेवाला पोस्ट में पाकिस्तान का अटैक हुआ और 44-45 टैंक थे। हम 120 आदमी थे वहां पर। हम सारी रात लड़ते रहे, हथियार लाके मोर्चे में अपने पोजीशन लिया और बॉर्डर वहां से 15 किलोमीटर है। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल और जैसलमेर में पराक्रम दिवस के मौके पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सेना के जवानों ने नई तकनीक और हथियारों का भी बखूबी प्रदर्शन किया। सेना पैराट्रूपर्स ने आसमान में हिंद की ताकत दुनिया को दिखाई। 1971 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक और जंग हुई थी, जिसे बैटल ऑफ डेरा बाबा नानक कहा जाता है। भारतीय सेना के डोगरा रेजिमेंट के 420 जवानों ने रावी नदी के किनारे दुश्मनों के गढ़ को अपने कब्जे में ले लिया था। 1971 में लड़ी गई इस लड़ाई को सेना हर साल डेरा बाबा नानक दिवस के रूप में मनाती है। वॉर मेमोरियल में सेना के अधिकारियों और जवानों ने देश की माटी के खातिर बलिदान देने वाले वीर शहीदों को नमन किया। 5 और 6 तारीख को DBN डे मनाते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जिससे कि हम 1971 में जो हमारे यहाँ पर बहादुर जवानों ने और हमारी फौज ने लड़ाई लड़ी थी और बहुत ही बहादुरी से काम किया था, उसको याद करते हैं। उरी में शहीद रियाज अहमद को सेना की ओर से सम्मानित किया गया। साल 2019 में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में रियाज अहमद शहीद हो गए थे। साथ ही शहीद रियाज अहमद के नाम के साथ बच्चों को बैग बांटे गए। भारतीय सेना के शौर्य और साहस की ये मिसाल देश की अखंडता और एकता का भी सबूत है। बैटल ऑफ डेरा बाबा नानक और लोंगेवाला में भारतीय सेना की वीरता की कहानी आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जिसे हिंदुस्तान हमेशा याद रखेगा। गुरदासपुर से विशंबर बिट्टू, जैसलमेर से विमल भाटिया और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बहुत ही अनोखी खबर आपको दिखा दें। देखिए, अब ATM से सोना निकलेगा। जी हां, आपने सही सुना। नोट की जगह सोने का सिक्का ATM से निकलने जा रहा है। असल में हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड ATM खोल दिया गया है, यानी लोग गहनों की दुकान में जाए बिना भी सोना खरीद सकते हैं, वो भी डायरेक्ट। हम सभी ने ATM से पैसे निकलते तो देखा है, लेकिन अब ATM सोना भी उगलेंगे। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन अब ऐसी सुविधा की शुरुआत हो चुकी है, जिसके जरिए कोई भी ATM से नकदी की तरह गोल्ड भी निकाल सकता है। हैदराबाद में पहला रियल टाइम गोल्ड ATM लगाया गया है। इस रियल टाइम गोल्ड ATM से सोने के कॉइन्स निकाले जा सकते हैं। The important feature of this gold ATM is that the prices are updated live. बताया गया है कि इस ATM से 0.5 ग्राम से 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के खरीद सकते हैं। ये गोल्ड ATM दूसरे आम ATM की तरह ही काम करता है, जिसके लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जरूरत होती है। खरीदार को सोना खरीदने के लिए सबसे पहले इसमें दिए गए ऑप्शन को चुनना होगा, फिर उसे कीमत का चयन करना होगा, जिसके बाद वो अपने बजट के हिसाब से सोना खरीद सकता है। Machines basically dispense the gold coins from 0.5 grams to 100 grams. Total 8 combinations are there, and all the people of whatever be the class, instead of going to jewelry showrooms, they can come here directly and they can get the coins here. इस ATM में 5 किलो तक का सोना स्टोर करने की कैपेसिटी है। ऐसे में इसकी सुरक्षा भी जरूरी है।
बताया गया है कि ये सोना उगलने वाले इस एटीएम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सीसीटीवी कैमरों के अलावा अलार्म सिस्टम भी लगाया गया है, जो एटीएम के साथ किसी भी तरह के छेड़छाड़ होने पर बजने लगेगा। ये तो हुई सुरक्षा की बात, लेकिन लोगों के मन में अब भी एक सवाल बना हुआ है, वो ये कि अगर एटीएम से सोना निकालते वक्त पैसे कट जाएं या गोल्ड कॉइन ना निकले तो क्या होगा। ऐसे में इस गोल्ड एटीएम को लगाने वाली कंपनी ने बताया है कि ऐसा होने पर 24 घंटे में ग्राहक के खाते में पैसे वापस आ जाएंगे। अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ये गोल्ड एटीएम वहां के लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में हैदराबाद के बाद अब कंपनी की योजना देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस तरह के गोल्ड एटीएम खोलने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल डिमांड में है। इलेक्ट्रिक कार, स्कूटर, बाइक्स का दौर दस्तक दे रहा है। अब ऐसे में गुड न्यूज ये है कि इस दौड़ में गांव देहात का जो नौजवान है वो पीछे नहीं रहा है। हम आपको देसी इनोवेशन का एक नमूना दिखाने जा रहे हैं, जिसमें एक शख्स इलेक्ट्रिक जुगाड़ से फर्राटा भरता नजर आ रहा है। खास बात यह है कि इस इलेक्ट्रिक बाइक से 6 लोग तक सफर कर सकते हैं। आप इसे जुगाड़ कहिए, जरूरत या कुछ और, ये हिंदुस्तान के गांव देहात से उभरी वो तस्वीर है जो आज के युवाओं की सोच को दर्शाती है। सड़क पर फर्राटा भरती इस 6 सीटर इलेक्ट्रिक बाइक को देखिए। ये इनोवेशन का देसी वर्जन है, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक बाइक को एक किसान के बेटे ने देसी जुगाड़ की मदद से बनाया है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लोहरा गांव के अशहद अब्दुल्ला की ये अनूठी इलेक्ट्रिक बाइक आजकल सोशल मीडिया पर छाई है। अब्दुल्ला की ये बाइक आनंद महिंद्रा सरीखी हस्तियों से भी तारीफ बटोर चुकी है। जी, इसके रॉ मटेरियल सबको मैंने जो है कबाड़े से लेके बनाया हुआ है, तो इसकी कॉस्टिंग 10 से 12 हजार रुपए के करीब आई है। अच्छा, 10 से 12 हजार। और ये कितने देर की चार्ज में कितने देर चलती है? जी, ये इसको फास्ट चार्जिंग हम कर सकते हैं। 5 घंटे में ये चार्ज हो जाएगी फुल, और 150 किलोमीटर चल सकती है। पूरे गांव को अब्दुल्ला की इस कोशिश पर नाज है। दावा किया जा रहा है कि एक बार फुल चार्ज करने पर इस बाइक के जरिए 6 लोग एक साथ 150 किलोमीटर तक का सफर कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस अनूठी बाइक की लागत महज 10 से 12 हजार रुपए ही आई है। इस बाइक को बनाने वाले अब्दुल्ला चाहते हैं कि उनकी इस कोशिश का विस्तार हो। इनका ये भी कहना है कि इस अनूठी इलेक्ट्रिक बाइक में कुछ और फीचर्स जोड़े जा सकते हैं और इस शान की सवारी को और सुविधाजनक बनाया जा सकता है। राजीव कुमार, आजमगढ़, गुड न्यूज टुडे। देखिए, झारखंड सरकार अब राज्य में चाय की बागवानी के लिए तैयार हो चुकी है। सरकार ने राज्य के 2 जिलों को टी फार्मिंग के लिए चिन्हित कर दिया है और हजारीबाग और गुमला में 65 एकड़ जमीन पर चाय की खेती की जाएगी। हजारीबाग में अभी 2 एकड़ पर चाय की बागान लगाए जाते हैं। झारखंड में अब होगी चाय की खेती। चाय पत्ती के लिए अब नहीं जाना होगा दूर। झारखंड के 2 जिलों को चाय की बागानी के लिए चिन्हित किया गया है, जिसमें गुमला और हजारीबाग है, जहां पर 65 एकड़ जमीन पर चाय के बागान लगाए जाएंगे। हजारीबाग में फिलहाल 2 एकड़ जमीन पर चाय की खेती की जा रही है। बाकी के 23 एकड़ जमीन को चाय की खेती के लिए तैयार किया जा रहा है। तो सरकार ने निर्णय ली है कि फिर से यहाँ पे चाय पत्ती और अधिक मात्रा में उगाया जाए। इसके चलते निर्णय लिया 25 एकड़ में और लगाया जाए। तो उसके प्रोसेसिंग अभी चालू है, वो अभी लग रहा है वो 25 एकड़ में। कि आने वाले भविष्य में हजारीबाग को यहाँ यही कहीं चाय पत्ती से पी सकते हैं। यहाँ पे भौगोलिक दृष्टिकोण से भी हजारीबाग और गुमला चाय की बागानी के लिए बेहतर है। चाय की बागानी से एक तरफ जहां कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ चाय की खेती से रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। हजारीबाग से सुमन सिंह, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लेकर चलते हैं अहमदाबाद, जहां अध्यात्म, कला और संस्कृति का अनूठा संगम होने जा रहा है। मौका है स्वामी नारायण संस्था के गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह का। ये समारोह 1 महीने तक चलेगा। इस समारोह के लिए भव्य तैयारियां की जा रही हैं, विशाल द्वार बनाए जा रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिव्य, भव्य, अलौकिक
600 एकड़ धरती पर बसा ये अध्यात्म का अद्भुत संसार है। ये तैयारी है स्वामी नारायण संस्था के आध्यात्मिक गुरु ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी समारोह की। समारोह का आयोजन 15 दिसंबर से बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम पूरे 30 दिन तक यानी 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक चलेगा। ये गुरुहरि प्रमुख स्वामी महाराज की शताब्दी महोत्सव हम मना रहे हैं और खुद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी उनका उद्घाटन करने के लिए आएंगे। प्रमुख स्वामी महाराज का जीवन ऐसा था, उसके हृदय में पूरी दुनिया बस सकती थी और इसके लिए पूरी दुनिया से लोग आने वाले हैं। करीब रोज 2 लाख लोग ये फेस्टिवल के दर्शन करने के लिए आएंगे। पूरा फेस्टिवल 600 एकड़ में वो फैला हुआ है और 200 एकड़ में प्रदर्शनियां और मंदिर और जुदी जुदी प्रेरणा के लिए वो आयोजन किया गया है। करीब 80,000 वॉलंटियर्स आर पार्टिसिपेटिंग। प्रमुख स्वामी महाराज जन्मोत्सव दुनिया भर में पिछले 1 साल से मनाया जा रहा है। 1 महीने तक चलने वाले इसके समापन महोत्सव के आयोजन के लिए अहमदाबाद के पश्चिमी छोर पर सरदार पटेल रिंग रोड पर 600 एकड़ क्षेत्र में ये भव्य और दिव्य प्रमुख स्वामी महाराज नगर का निर्माण किया गया है। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक वो रहेगा। तो ये उत्सव इनके अंदर वो कुटुंबी की प्रेरणा भी मिलेगी, आदमी को खुद का जीवन कैसा अच्छा बनाए उसकी भी प्रेरणा मिलेगी। एक बड़ा अक्षरधाम का मॉडल भी इधर रखा गया है और पूरी दुनिया में से हमको प्रेरणा कैसी मिलती है, मगर मेन कोर वैल्यू इज स्पिरिचुअल एंड कल्चरल इंस्पिरेशन। इसमें रोज शाम को बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी होंगे, स्पिरिचुअल एंड कल्चरल। पूरे भारत में से साधु संत महात्मा भी इधर पधारेंगे और दुनिया भर से अच्छे अच्छे बड़े नेता जिसने ये समाज का और दुनिया में कुछ अच्छा किया है वो सब इधर आएंगे। ऐसा ये बड़ा उत्सव है। इस दिव्य समारोह के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कुल 7 बड़े सजावटी प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। एसपी रिंग रोड से दिखाई देने वाला ये मुख्य द्वार 280 फीट लंबा और 51 फीट ऊंचा है। इस द्वार में महान भारतीय संतों की मूर्तियां बनाई गई हैं। दूसरे 6 द्वारों की लंबाई 116 फीट और ऊंचाई 38 फीट है। बच्चों की सांस्कृतिक भूमि या बाल नगरी 17 एकड़ में फैली हुई है। प्रमुख स्वामी महाराज ने पूरी दुनिया में मानव उत्थान का अभियान चलाया। इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने और अधिक से अधिक लोगों के जीवन को सफल बनाने के लिए ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, राजस्थान के पाली में लोक उत्सव की एक शानदार झलक आपको दिखाते हैं। यहां भगवान परशुराम की अमृत भारत रथ यात्रा पहुंची। इस दौरान शहर के लोगों ने झूम झूम कर, नाच गाकर, पुष्प वर्षा कर कर परशुराम के रथ का भव्य स्वागत किया। लोक संस्कृति के रंग में समेटे ये उत्सव राजस्थान के पाली में मनाया जा रहा है। यहाँ भगवान परशुराम की अमृत भारत रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर साफा पहने महिलाएं झूमती गाती नजर आईं। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी का जोश और जुनून देखने लायक था। भगवान परशुराम का ये रथ कोचीपुरम से रवाना हुआ था। महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों से होते हुए राजस्थान पहुंचा है। परंपरागत वेशभूषा में पुष्प वर्षा कर लोगों ने इस रथ का स्वागत किया। ये रथ जो आ रहा है भगवान परशुराम जी का, ये रथ कोचीपुरम से रवाना हुआ था, जो महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से प्रवेश किया, जो कल उदयपुर और काकरोली था। आज काकरोली से पाली जिले में देसूरी होते हुए फालना बाली से पाली में प्रवेश किया है। अरुणाचल प्रदेश में विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की 51 फीट की पंचधातु से निर्मित 11 करोड़ की विशाल प्रतिमा लगाई गई है। इसी उद्देश्य से पूरे देश में परशुराम की अमृत भारत रथ यात्रा निकाली जा रही है। भारत भूषण जोशी, पाली, गुड न्यूज टुडे।
गुरुग्राम में सोमवार को तीसरे ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का उद्घाटन किया गया। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित उद्घाटन समारोह में भारत के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह और हरियाणा सरकार में खेल मंत्री और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह शामिल हुए। टूर्नामेंट में 7 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका सहित मेजबान भारत शामिल है। 11 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 24 मुकाबले खेले जाने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर के अलावा टूर्नामेंट के मुकाबले पंजिम, कटक, इंदौर और कोची जैसे शहरों में खेले जाएंगे। दोनों सेमीफाइनल और ग्रैंड फिनाले बेंगलुरु में होने वाले हैं। अजय रेड्डी की कप्तानी में भारत फरीदाबाद के स्लेज हैमर मैदान में आज नेपाल के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। भारत पाकिस्तान का मुकाबला एक दिन बाद यानी कल दिल्ली के डीडीए सिरीफोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगा। ओपनिंग सेरेमनी के मौके पर युवराज सिंह ने ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजकों और खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर और ब्लाइंड क्रिकेट को सपोर्ट कर जी। आई थिंक मेरा मानना यह है कि हम सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए स्पोर्ट खेलने की। हमारे कोई भी एडवर्सिटीज हो, मैं अपनी एडवर्सिटी से बाहर आया हूँ। आई थिंक ब्लाइंड क्रिकेट जो खेल रहे हैं इट्स अ बिग इंस्पिरेशन फॉर अस गाइज कि अगर ये खेल सकते हैं तो हम क्यों नहीं खेल सकते। मतलब अगर ये कंप्लेन नहीं कर रहे तो हम क्यों कंप्लेन करते हैं। सो आई जस्ट थिंक ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है टूर्नामेंट हमारे लिए।